वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका एक नए सेशन में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, यानी हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपसे मैंने वादा किया था कि 1 मार्च को मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, जिसमें होंगे 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन के हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सभी भाइयों का सपोर्ट रहा इस प्रैक्टिस सेट पे, आप सबका रेस्पॉन्स ठीक ठाक आया, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा, जो कि आपकी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और कांस्टेबल परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो एसआई वाला पेपर तो आपका निकट है, परीक्षा 15 और 16 मार्च को शायद वो आपका पेपर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, उसके लिए भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपका टाइम है एग्जाम में। तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस सेट पे भी प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और जिससे आपकी जो है स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में सुधार होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आपका गद्दांश से क्वेश्चन मैंने रखा है। इसको रखने का कारण ये है कि जो कुछ बच्चे गद्दांश के क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, गद्दांश को किस तरह से पढ़ें, उनके दिमाग में यही कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा गद्दांश का जब क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हो तो उसको किस तरह से करना है और गद्दांश को कैसे हमें पढ़ना है। इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन गद्दांश से रखा है। तो सबसे पहले अगर आप गद्दांश का क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको सारे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन पढ़ के देख लेने एक बार, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप उनको एक बार देख लेंगे, गद्दांश से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद गद्दांश पे आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, कि जो आपका गद्दांश है उसका एक शीर्षक हमें बताना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था इसमें, हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है क्योंकि, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन, गद्दांश में आए ग्रहण शब्द के लिए विपरीत शब्द क्या होगा। तो ये 5 क्वेश्चन है। तो अब जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो जैसे आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन के साथ साथ उसके ऑप्शन भी देख लेंगे एक बार। हिंदी भाषा के गुण दोष, हिंदी भाषा का ग्रहणशील स्वरूप और हिंदी की सम्मिश्रण क्रिया। तो ये हमारे 5 ऑप्शन है। तो पहला जो क्वेश्चन है, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक हमें बताना है कि इस जो गद्दांश है इसको पढ़ने के बाद हमें इसका एक टाइटल क्या रहेगा। इस गद्दांश का टाइटल हम इसको क्या टाइटल दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं इन 4 ऑप्शन में से। तो उस टाइटल का पता चलेगा जब हम गद्दांश को पढ़ेंगे। तो गद्दांश को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। गद्दांश को पढ़ने में जल्दबाजी कभी भी नहीं करें। गद्दांश को ध्यानपूर्वक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक शब्द को। किस तरह से पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। आपका क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया 1 से लेकर 5 तक निम्नलिखित अपठित गद्दांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो गद्दांश हमारा है, हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके शब्द ग्रहण किए ही हैं। अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि वह विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंध को न होने दे अथवा भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे। यह कभी संभव नहीं है। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को नष्ट नहीं कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। तो ये हमारा गद्दांश है। अब हमने गद्दांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया, सारी पंक्तियां हमारे दिमाग में कैप्चर हो गई हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसका पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा है, अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, कि इस गद्दांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के गुण और दोष, दूसरा हिंदी भाषा, तीसरा हिंदी भाषा का ग्रहणशील स्वरूप, और चौथा हमारा हिंदी की सम्मिश्रण क्रिया। तो इसका जो उपयुक्त जो शीर्षक होगा वो ऑप्शन नंबर सी सबसे राइट आंसर है। शीर्षक क्या है, इसमें हिंदी भाषा के ग्रहणशील सिद्धांत के बारे में ही बताया गया है कि जो हिंदी भाषा है वो अन्य भाषाओं के शब्दों को किस तरह से ग्रहण करती जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ आपने देखा होगा अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। तो इसका जो गद्दांश है, इसका जो उपयुक्त शीर्षक है वो हिंदी भाषा का ग्रहणशील स्वरूप है। तो पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, सजीव भाषा से तात्पर्य क्या है। सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है, विभिन्न भाषाओं के सम्मिश्रण से उद्भूत सम्मिश्रित भाषा, ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा, विभिन्न भाषाओं को नए नए शब्दों को ग्रहण करके बनी नई भाषा, यह किसी भाषा का अपने विशुद्ध स्वरूप में होना। तो इसका जो है सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है, तो आइए देखते हैं सजीव भाषा से तात्पर्य।
तो एक बार गद्यांश को हम देखेंगे, चेक करेंगे क्या कहीं इस गद्यांश में जो हमारा है सजीव शब्द कहीं आया है, तो वहाँ देखते जाएंगे। देखो यहाँ हम पढ़ेंगे, यहाँ से देखेंगे हमारी निंदा सजीव भाषा है, ठीक है, हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके शब्द ग्रहण किए हैं, ठीक है, इनके शब्द ग्रहण किए हैं। तो इसका मतलब क्या है, सजीव भाषा से क्या तात्पर्य है, जो ये पहला ऑप्शन है, हिंदी भाषाओं के सम्मिश्रण से उद्भूत समृद्ध भाषा नहीं, हिंदी यानी ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा, विभिन्न भाषाओं के नए नए शब्दों को ग्रहण करके बनी नई भाषा, या किसी भाषा का अपने विशुद्ध स्वरूप में होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहण शक्ति से अपने शब्द भंडार को बढ़ाने वाली भाषा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि हमने गद्यांश में पढ़ा था कि नए शब्दों को अपनाते समय ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो नए शब्द कहीं हमारी हिंदी भाषा को बिगाड़ तो नहीं रहे हैं, उसके स्वरूप को, ठीक है, उसको स्वरूप को बेमेल या बिगाड़ तो नहीं रहे हैं। तो ये उसमें पूछा गया, कहा गया है, जैसे देखूंगा हम यहाँ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हमने लास्ट में देखा था, हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को नष्ट नहीं कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा कि हिंदी में बेमेल शब्द बिल्कुल नए आए, ठीक है, बेमेल शब्द बिल्कुल नए आए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है क्योंकि, हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है क्योंकि, क्यों उचित है, हिंदी, इससे हिंदी की केवल हानि ही नहीं लाभ भी है, भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया साहित्योन्नति के लिए आवश्यक है, भाषा की विशुद्धता का पक्षपाती भी इसे रोकने में सक्षम नहीं है, इससे हिंदी की समृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि नए शब्दों का आगमन उचित है। क्यों उचित है, क्योंकि इससे हिंदी की हानि ही नहीं बल्कि हिंदी को लाभ भी मिल रहा है, ठीक है, हिंदी को लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि हिंदी का जो स्वरूप है वो बड़ा हो रहा है। आगे बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, गद्यांश में आए ग्रहण शब्द के लिए सही विपरीतार्थक शब्द क्या है। ग्रहण शब्द के लिए सही विलोम शब्द विपरीत शब्द क्या, तो ग्रहण के लिए सही विपरीत शब्द होगा दान, ठीक है, ग्रहण के लिए दान विपरीत शब्द होगा, ठीक है। तो हिंदी भाषा जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है, ठीक है, नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है, क्योंकि इससे देखो यहाँ आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। अब ये जो है यहाँ पे बोल रहा है कि अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है, इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। तो इसका इसलिए हमने इसका राइट आंसर दिया था कि इससे हिंदी की केवल हानि ही नहीं बल्कि लाभ भी होता नए शब्दों के आगमन से। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले हमारे पांचवें क्वेश्चन की, छठे क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है क्षुधा शब्द का विलोम क्या है। क्षुधा शब्द का विलोम क्या है, तो क्षुधा शब्द का विलोम होता है, एक तरह से क्षुधा का अर्थ होता है भूखा, ठीक है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा तृप्त, ठीक है, तृप्त, संतुष्टि, तृप्त का मतलब क्या होता है संतुष्टि, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा तृप्त। आगे दिया हमारा लघी, लघिमा का विलोम शब्द क्या है, लघिमा का विलोम शब्द क्या है, तो लघिमा का विलोम शब्द हो जाएगा महिमा, ठीक है, लघिमा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा महिमा। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, निर्दय शब्द का विलोम शब्द क्या है। निर्दय शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो निर्दय शब्द का विलोम शब्द हमारा सहृदय, ठीक है जी, सहृदय, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, रिजु शब्द का विलोम शब्द क्या है। रिजु शब्द का विलोम होता है वक्र, क्योंकि रिजु का मतलब होता है सीधा और सरल, और वक्र का मतलब क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है। कौन सा विलोम जो है वो त्रुटिपूर्ण है, अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, उन्नत, अवगत, आदान प्रदान। तो जो त्रुटि जिसमें त्रुटि है विलोम में, तो वो ऑप्शन नंबर सी उन्नत और अवगत, ठीक है, ये गलत जोड़ा है। आगे बात करते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 है। व्यंजन कितने होते हैं 33, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास या समानार्थी। तो जो हमारे पर्यायवाची शब्द है उनका अर्थ होता है समानार्थी शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कनक का पर्यायवाची नहीं है, कनक का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ण कनक का पर्यायवाची है कंचन, हिरण्य, ठीक है, और कोमल जो है वो कनक का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अब लो नसानी, अब नए नसेहों में कौन सा रस है, ठीक है, अब लो नसानी, अब नए नसेहों में कौन सा रस है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें है हमारा शांत रस, ठीक है, शांत रस है दी गई पंक्तियों में। आगे बात करते हैं
हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या 9 मानी गई है। वैसे रस 11 है, लेकिन हिंदी में रसों की संख्या 9 होती है। आगे बात करते हैं अलंकार के मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या कितनी है? अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है इसका राइट आंसर 2। एक तो होता है शब्द अलंकार, एक होता अर्थ अलंकार। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल में अलंकार पहचानना कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार हो जाएगा हमारा अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अन्योक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं कामायनी प्रमुख रचना है। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भारती सरस्वती का पर्यायवाची है, शारदा भी है, वीणा पाणी भी है। हंस जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। नगराज, हिमाद्री, कर या हिमगिरी। तो ये सारे हिमालय के पर्यायवाची हैं, कर को छोड़ के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर। हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। आगे दिया है निर्देश दिए हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो हमको इसमें भरना है। तो यहाँ दिया आत्मा व परमात्मा का गुप्त विलास है। रहस्यवाद है, समावाद है, रीतिवाद है, प्रयोगवाद। तो आत्मा और परमात्मा का गुप्त विलास कैसा होता है? रहस्यवाद होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बात कर लेते हैं गायंती देवा किल गीत कानी धन्याते भूमि गो। तो इसका जो है इसमें एक हमें खाली स्थान दिया है, तो वो भरना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। आगे बात करते हैं दुल्हनी गवाहू। दुल्हनी गवाहू इसके बाद आगे इसको भरना है। तो इसमें क्या आएगा? तो दुल्हनी गवाहू के आगे आएगा मंगलचार। ठीक है, मंगलचार। तो ये भी गलत, अवतार नहीं आएगा, सदाचार नहीं आएगा और राशि विहार भी नहीं आएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। काहे रे तू कमहिलानी, कमहिलानी, काहे रे तू कमहिलानी। तो काहे रे नलिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ आएगा नलिनी, काहे रे नलिनी तू कमहिलानी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। सूरदास भगवान किसके उपासक थे? तो सूरदास भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत क्या है? एक महाकाव्य है, गीत काव्य, चंपू काव्य या वृहद काव्य। तो महाभारत एक महाकाव्य है। आगे बात करते हैं इक्षु का तद्भव क्या है? इक्षु का तद्भव। तो इक्षु का तद्भव होता है ईख। इक्षु का तद्भव क्या होता है? ईख। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। आम का तत्सम रूप क्या होगा? आम का तत्सम होता है आम्र। ठीक है जी, आम्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तत्सम कौन सा? क्लिष्ट, कठोर, कठिन या मजबूत। तो क्लिष्ट जो शब्द है वो तत्सम शब्द हो जाएगा यहाँ। आगे बात करते हैं ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? कठोर बात करना, दोष लगाना, बर्बाद कर देना या विपत्ति की आशंका होना। तो ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद कर देना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं भाई इनको जो है क्रम में लगाना है। हम आपस, ये लेवल में क्रम दिया, हम आपस में दंगे फसाद में सारा अमन नष्ट कर रहे हैं अपने देश के। तो इस तरह से इनको जो हमें क्रम में लगाना है। तो इसको क्रम में लगाना जो है कि ये सही अर्थ दे दे पंक्तियाँ। तो शुरू में दिया हम आपस, ठीक है, उसके बाद इनको सही लगाना। तो सही लगाएंगे तो कैसे, एक बार पढ़ के देखते हैं सीधा सीधा। हम आपस में दंगे फसाद में सारा अमन नष्ट कर रहे हैं, अपने देश के अच्छे कामों को करने में समय नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सही सेंस मिल रहा है। हम आपस में दंगे फसाद में सारा अमन नष्ट कर रहे हैं, अपने देश के अच्छे कामों को करने में समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सही क्रम में लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो सही क्रम क्या होना चाहिए? ये रे लेव है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये रे लेव है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है क्रम, ये रे लेव है। तो ये इस तरह से आएंगे। तो जो क्रम है वो सही ही लगा हुआ है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सतत कर्मशील, सतत कर्मशील मानव जीवन के बीच त्योहार कुछ आराम व कुछ खुशी को लेकर परिश्रांत व्यक्ति के लिए छायादार वृक्ष की भांति उपस्थित होते हैं। अच्छा जी, तो सतत कर्मशील के बाद क्या आना चाहिए? मानव जीवन या कुछ आराम, परिश्रांत व्यक्ति या वृक्ष की भांति। देखो सतत कर्मशील के बाद वृक्ष की भांति नहीं आएगा, नहीं। सतत कर्मशील के बाद परिश्रांत व्यक्ति के लिए छायादार, ये भी नहीं आएगी पंक्ति, यहाँ प्रयोग नहीं की जा सकती। कर्मशील, सतत कर्मशील कुछ आराम व कुछ खुशी नहीं आ सकता। तो जो पहले आएगा पहले ये ही आएगा, पहले जो आएगा ये आएगा। तो सतत कर्मशील मानव जीवन के बीच त्योहार, तो ये आ गया। मानव जीवन के बीच त्योहार परिश्रांत व्यक्ति के लिए छायादार वृक्ष की भांति उपस्थित होते नहीं, कुछ आराम व कुछ खुशी को लेकर। सतत कर्मशील मानव जीवन के बीच त्योहार कुछ आराम व कुछ खुशी को लेकर, रे आना चाहिए।
खुशी को लेकर परिश्रांत व्यक्ति के लिए छायादार, यह र के बाद ले सही बन रहा है और फिर लास्ट में वह आई जाएगा। एक बार इसको पूरा डायरेक्ट पढ़ के देखते हैं। सतत कर्मशील मानव जीवन के बीच त्योहार, कुछ आराम व कुछ खुशी को लेकर परिश्रांत व्यक्ति के लिए छायादार वृक्ष की भांति उपस्थित होते हैं। तो ये सही क्रम लगा ईयर 11। तो ये ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है। ईयर 11 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में ये राइट आंसर है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सही क्रम में लगे हुए थे ऑलरेडी, बस हमको ये देखना था एक बार पढ़ के। आगे बात करते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में समास हो जाएगा अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर डी। दशानन में समास पूछा, दशानन में समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। इति प्लस आदि इत्यादि में संधि का प्रकार पूछा है, तो सारे ही प्रकार हमारे स्वर संधि के, तो इसमें हो जाएगी यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। इत्यादि में हो जाएगी यण संधि। आगे बात करते हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। व्यंजन संधि का उदाहरण सदैव, दो मात्रा वाला वृद्धि संधि, ठीक है। मनोरथ, ये हमारा स्वर संधि है, निर्गुण भी स्वर संधि। तो सदाचार जो हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण है क्या हमारा, सदाचार। आगे बात करते हैं, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा। अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक, ठीक है। अति प्लस अधिक यानी ऑप्शन नंबर बी। अब मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस आपने कर ली है पहले, तो अब यहाँ प्रैक्टिस यानी डिटेल में चीज़ों को पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो आपको क्या करना है, सीधा आंसर टिक करना, आंसर देखना है। आगे बात करते हैं, किस युग में हिंदी की गद्य विधा को नया स्वरूप मिला था। तो किस युग में मिला था, तो युग था भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, मीरा की कविताएं किस विधा से संबंधित थी। तो मीरा की जो कविताएं थी भक्ति, भक्ति, तो ये पूरा ही सेंटेंस गलत लिखा हुआ, तो यहाँ होना चाहिए था भक्ति धारा, ठीक है जी, भक्ति धारा। तो मीरा की जो कविताएं थी वो भक्ति धारा से संबंधित थी, भक्ति धारा। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। पंक्तियों में कौन सा रस पूछा। तो निशिदिन बरसत नैन हमारे, अगर नैन बरस रहे हैं तो क्या दुख है, यानी श्रृंगार रस में है, तो इसका हो जाएगा वियोग श्रृंगार, ठीक है। बिछड़ने की बात हो रही है, जो गोपियां हैं वह उद्धव से बोल रही हैं। तो जिस दिन से जो श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं तो उस समय का वर्णन है। उस दिन से हम जो है हमारी आंखों में, हमारे नैनों में आंसुओं की धारा बहती है, इस तरह से मानो कि हम हमारे ऊपर वर्षा ऋतु बरस रही है, आ गई है। तो उस तरह का वर्णन यहाँ पे हुआ है। तो ये थे 40 के 40 क्वेश्चन। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे आपका 40 में से कितना स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन आपके सही थे, ठीक है। तो अगर आपको आगे भी दूसरा इसका प्रैक्टिस सेट का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि दूसरा वीडियो मैं तभी साथ ही लेकर आऊँगा जब आपका रेस्पॉन्स इस पर अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।